हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज से आपका इस चैनल पर अनसॉल्व्ड स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें क्लास 10th के लिए पूरा का पूरा अनसॉल्व कराऊंगा। लेकिन जो सबसे पहले वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि यानी कि आज जो हम सेट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं वो 2023 का सेट डी है, यानी कि सेट 1 है। 2023 में जो 7 सेट बनते हैं ना यूपी बोर्ड में, पहला सेट है आपका 2023 का डीए सेट है। इसमें 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सबसे पहले हम कराएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये 20 क्वेश्चन सही कर लिया ना तो आप 90 प्लस चले जाओगे हिंदी में आराम से। अगर ये 20 क्वेश्चन आपने नहीं सही कर पाया ना तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी 90 प्लस लाने में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। केवल 20 क्वेश्चन होगा तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एक एक सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप डेली वीडियो ऐसे ही चाहते हो कि पूरा का पूरा अनसॉल्व हम समाप्त करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? याद रखना मेरे भाई, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये आपके शुक्ल युग के, किस युग के हैं? शुक्ल युग के हैं। ए ऑप्शन पर है, यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे भाई एक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनका क्या नाम है मेरे भाई, बिल्कुल चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। याद रखना, पेपर में छप सकता है। चिंतामणि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, चिंतामणि, ये भी आपको याद रखना। तो ए ऑप्शन शुक्लयुग हो जाएगा। रामचंद्र की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि, ये भी आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है गबन की विधाएं। देखिए, चाहे गोदान हो, चाहे गबन हो, चाहे निर्मला हो, ये सब के सब क्या है मेरे भाई, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। गोदान, गबन, निर्मला उपन्यास है। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गोदान, गबन, निर्मला के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो बिल्कुल आप बता देना। क्या बता दोगे मेरे भाई? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। 2023 का डीए सेट चल रहा है। हर एक रचना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है कंकाल के लेखक हैं। किसके मेरे भाई? कंकाल के लेखक हैं। याद रखना मेरे भाई, चाहे वो कंकाल हो, चाहे वो तितली हो। क्या हो? कंकाल हो, वो तितली हो, वो आपका जयशंकर प्रसाद का है। क्या है? जयशंकर प्रसाद का। कंकाल भी याद रखना है, तितली भी याद रखना है, ये दोनों जयशंकर प्रसाद का है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कंकाल और तितली किस विधा की रचना है, मेरे भाई बता देना उपन्यास। क्या बता देना? उपन्यास विधा की है। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद बिल्कुल आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर में। कलम का सिपाही कृति है, जो कलम का सिपाही है ना वह किसकी रचना है, ये पूछा जा रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही जीवनी है। क्या है? किस विधा की रचना है? जीवनी है। और ये भी आपको याद रखना है 1963 में ना साहित्य अकेडमी पुरस्कार, कौन सा साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है कलम के सिपाही के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही जीवनी है और 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। तो यहां पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना डी ऑप्शन हो जाएगा, अमृत राय का। किसका? अमृत राय का आपका करेक्ट ऑप्शन है। अमृत राय का आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। शुक्ल युग की समयाविधा है, जो शुक्ल युग की टाइम पीरियड है ना वो आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को जरा सा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइम पीरियड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1919 से लेकर 1938 तक, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। साकेत रचना है, जो आपकी साकेत है ना यह महाकाव्य है। याद रखना, हिंदी का महाकाव्य है। और यह किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है मेरे भाई। याद रखना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ट्रिक से याद करा रहा हूं, यहां पर आई बटन पे आपको मिल भी रहा है, तो वो आप बिल्कुल यहां पर क्लिक करके सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th नंबर पे स्टूडेंट्स महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं। जो महादेवी वर्मा है काव्यत्री हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या पूछना चाह रहा है? पूछना यह चाह रहा है कि ये किस युग की है। तो ए ऑप्शन पर है प्रगतवाद युग, बी ऑप्शन पर है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन पर है छायावाद युग, डी ऑप्शन पर है प्रयोगवाद युग। कौन सा? प्रयोगवाद युग। तो याद रखना मेरे भाई, महादेवी वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना भी याद रखना। और ये छायावाद युग की, किस युग की है? छायावाद युग की है। सी ऑप्शन के साथ जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है मेरे भाई। सी ऑप्शन लगा दो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गंगा लहरी क्या है मेरे भाई? गंगा लहरी रचना है। जो गंगा लहरी है ना वह रचना है किसकी रचना है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, पद्माकर की है। ए ऑप्शन पर दिया गया है और बिल्कुल आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे ए ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे मेरे भाई। 9th नंबर बताना है आधुनिक काल की समय सीमा है। अब देखो टाइम पीरियड ये आपको याद रखना मेरे भाई, आधुनिक काल कब है, छायावाद युग क्या कब है, शुक्ल युग कब है,
प्रयोगवाद कब से कब तक, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो गलत होता है ना, यही गलत होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना मेरे भाई, ये जो आपका आधुनिक काल है, आधुनिक काल के अंदर सब कुछ आता है, 1843 से अब तक है। तो आधुनिक काल के अंदर आपका भारतीय युग, छायावाद युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, सब उसी के अंदर आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर छाप देना, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर पे है मेरे भाई, महादेवी वर्मा की रचना है। देखिए जो महादेवी वर्मा की रचना हमने बताया ना, महादेवी वर्मा छायावादी युग की है और इनकी रचना नहीं है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों से गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, उनको लगता है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और देखते महादेवी वर्मा की रचना है, तो उनको एक पता होता है दीपशिखा, क्योंकि दीपशिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महादेवी वर्मा की है, पेपर में छप भी सकता है। लेकिन यहां पर लिखा है नहीं है, क्या है, नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, युगांत। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, युगांत। अब आपके मन में आया होगा सर युगांत अगर नहीं है तो किसकी रचना है, बिल्कुल सही क्वेश्चन सोच रहे हो मेरे भाई, सुमित्रा नंदन पंत का। किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का। सी ऑप्शन लगाओ यहाँ पर, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में, हास रस का स्थायी भाव। देखिए मेरे भाई 10 क्वेश्चन आपका गद्य और पद से, रचनाएं से रिलेटेड आएंगी, जो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होगा वो ग्रामर से रिलेटेड, अरे यार हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होगा, वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी होगा। हास रस का स्थायी भाव है, बिल्कुल सिंपल सा है, बी ऑप्शन लगाओ। ओ या मार्क सीट में भरना होगा, ध्यान रखना बी ऑप्शन लगा देना। गलती से भी अगर आपने सी ऑप्शन लगा दिया तो फिर वो क्वेश्चन आपका डेड हो जाएगा, वो सही होने का कोई चांस ही नहीं होता। तो ओमार सीट कैसे भरा जाता है, इसके लिए भी हम वीडियो लेके आएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर में है, पीपर पात सरिस मन डोला है। क्या मेरे भाई, पीपर पात सरिस मन डोला। अब बताओ भाई क्या लगता है, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार है। अलंकार की भी ट्रिक हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो इसके लिए भी मत परेशान होना, चाहे वो अलंकार हो चाहे वो आपका समास हो, बिल्कुल कतई जहर वाली ट्रिक हम लेके आएंगे। वीडियोज में आप जाके देख लेना, मिल जाएगा आपको। पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है मेरे भाई, याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। सोठा छंद में चरण होते हैं, सिंपल सी बात है मेरे भाई, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं यार। अब ये भी नहीं सही कर पाओ तो दिक्कत होगी ना, ए ऑप्शन लगा दो यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपदेश, देखो मेरे भाई एक आपका आएगा उपसर्ग आएगा, दूसरा पूछा जाएगा प्रत्यय। क्या पूछा जाएगा, प्रत्यय, दोनों में से एक आएगा। उपसर्ग यानी कि जो पहले लगा होगा उसको बोलेंगे उपसर्ग, और जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगा होगा उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो उपदेश में पहले क्या लगा है, उप लगा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप सर्कल कर दो, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन के साथ हो तो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15 नंबर में, तो एक किस विभक्ति और वचन का रूप है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना, बिल्कुल सही है, सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास से। देखिए समास बहुत आसान है, जब हम इसकी ट्रिक बताएंगे ना 10 मिनट के वीडियो में, पूरा का पूरा समास आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में जितना आने वाला है सब मैं खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा मेरे भाई, बहुब्रीहि समास। याद रखना मेरे भाई, जहां पे भी ये वाला सिंबल, कौन सा, ये वाला सिंबल लगा होगा ना, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। जिसमें अगर ये योजक चिन्ह लगा है तो तुम समझ जाना कि वो द्वंद्व समास है। क्या है मेरे भाई, द्वंद्व समास। बस सिंपल सी ट्रिक समझ गए ना, ये यार सिंबल योजक चिन्ह बोलते हैं, जिसमें लगा होगा वो द्वंद्व समास होगा। ए ऑप्शन लगा दो यहाँ पर। यहाँ द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह लगा होता है। तो हानि और लाभ दोनों पद प्रधान है और योजक चिन्ह भी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। मछली का प्रायवाची है, दुनिया को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, मीन हो जाएगा, बी ऑप्शन बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 18 नंबर पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, सिंपल सी बात है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है सरल, पहला क्या होता है मेरे भाई, सरल, दूसरा होता है संयुक्त, तीसरा क्या होता है, मिश्र या जटिल बोल सकते हो। तो 3 होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर लगा लोगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे है, वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो परेशान मत होना, आराम से करना, सही हो जाएगा। वाच्य में विषय में कौन सी बात सही नहीं है, तो अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अरे भाई बिल्कुल सही है यार। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन होता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, सी ऑप्शन भी सही। अब तो डी ऑप्शन गलत होगा, तो वही सही नहीं है, तो डी ऑप्शन लगा दो। वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता, ये गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए एक सेट आपका कंप्लीट हो गया, 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा सेट आपको मिलने वाला है चैनल पर। तो आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए जाकर प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी आपको ना एक एक दिन में एक एक सेट मिलेगा। बस इतना आपको पढ़ना, सेट वही कराऊंगा जो पेपर में छपने की संभावना है। अचानक वर्षा होने लगी।
लगी। रेखांकित पद परिचय है, तो अचानक का मतलब पूछ रहा है कि इसका पद परिचय बताओ। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी, क्रिया की विशेषता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने देख लिया 20 क्वेश्चन तो कमेंट्स किए बिना मत जाना, कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास कैसी थी, कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। ये सारी चीजें जो भी आपके मन में आ रहा है बिल्कुल कमेंट्स करके बताना, सभी बच्चों का कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। ओके, थैंक यू।